बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आई एम योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर नवीद नईम। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर 2 को पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर 2 का जो हमारा फर्स्ट एसएलओ है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमारे फर्दर जो आज के हम एसएलओ को डिस्कस करेंगे उसको हम इस स्लाइड में देख लेते हैं। स्टूडेंट्स के आज का जो एसएलओ हम पढ़ेंगे उसको पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स कौन सा नॉलेज हासिल करेंगे और उसको उस नॉलेज के ऊपर आप स्टूडेंट में कौन सा स्किल डेवलप होगा। Students will be able to identify steps to produce simple diagrams to show the structure of a problem. Student, जो हमारा आज का SLO है वो क्या है? Students will be able to identify steps to produce simple diagram. डायग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और ये डायग्राम्स क्या हमारी हेल्प करती हैं टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर को अगर हमने चेक करना हो, उसको हमने देखना हो, तो उसके लिए डायग्राम्स हमारी क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का एसएलओ। इस एसएलओ को पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट में जो स्किल डेवलप होगा वो कौन सा होगा? डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई स्टेप्स टू प्रोड्यूस सिंपल डायग्राम्स टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रॉब्लम। स्टूडेंट, जो आज का एसएलओ आप पढ़ेंगे उससे जो नॉलेज आपको हासिल होगा उसके नतीजे में जो स्किल आप सीखेंगे वो क्या होगा कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स को जो है वो लेकर चलते हैं तो उसमें जो डायग्राम्स होती हैं वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती हैं और हम उन डायग्राम्स की मदद से कैसे जो है उसके प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि एक प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन किया हुआ है। स्टूडेंट, ये आपका आज का एसएलओ आपकी बुक के किस पेज पे मिलेगा? ये आपकी बुक के पेज नंबर 55 पे मिलेगा और इस पर आप देख सकते हैं कि हमने QR कोड को अटैच किया है। जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो उसमें आपको आज के जो है वो एसएलओ से रिलेटेड PPT स्लाइड्स और डिफरेंट रिसोर्सेज आपको अटैच मिलेंगे। मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे हमने एक लेसन प्लान को अटैच किया है, वो अच्छे तरीके से लेसन प्लान को देखें और जो लेक्चर है उसको स्टूडेंट को इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग डिलीवर करें। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम आप आज के एसएलओ की तरफ। तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वेलकम टू द टूडेज लेसन ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डायग्राम क्रिएशन। यानी कि जो हमारा आज का एसएलओ है वो क्या है कि हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में डायग्राम जो होती हैं उसकी क्रिएशन करते हैं या कैसे डायग्राम्स को हम किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बनाते हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन कर रही हों। तो डायग्राम्स जितनी भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में बनाते हैं वो हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। अगर आपको प्रीवियस एसएलओ याद हो तो हमने वहाँ पे फ्लो चार्ट्स को और कॉन्सेप्ट मैप की शक्ल में भी डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स को देखा था। इन दिस सेशन वी विल लर्न how to effectively define problems, select appropriate diagram types, identify key components, establish real relationship and create diagrams to represent various scenarios. Students, ये जो हमारा ये वाला आज का SLO है उसमें हम क्या चीज़ लर्न करेंगे? हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के हवाले से लर्न करेंगे कि एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। उसके लिए हम अप्रोप्रिएट कौन सी हमें डायग्राम चाहिए होती है उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए, यानी कि जो प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें कौन सी डायग्राम चाहिए होती है उसको बनाने के लिए। टाइप्स ऑफ टू आइडेंटिफाई की कंपोनेंट्स, और उस प्रॉब्लम में जो को सोल्व करने के दौरान जो की कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उन कंपोनेंट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। तो दो तीन चीज़ें किसी भी डायग्राम को बनाने के हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल रखती हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिए डायग्राम्स जो हम चूज़ कर रहे हैं उसको देखना, और तीसरे नंबर पे जो कंपोनेंट्स जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका उसमें क्या आपस में रिलेशनशिप बनता है उसको देखना। एंड क्रिएट डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट वेरियस सिनेरियोज। जब ये दो तीन चीज़ें हम डिफाइन कर लें तो डिफरेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने में कामयाब हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है? डिफाइन द प्रॉब्लम। यानी कि अगर हमने किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं और आगे चल के हमने उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सॉल्व करना होता है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है? हमें उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है, कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। क्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशन इज़ इसेंशियल फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको प्रॉपर तौर पर आपके माइंड में इस चीज़ को होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। देखिए, इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि अगर आपने डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके अगर
पेट में दर्द हो रही हो तो आप डॉक्टर को ये कहें कि जी मेरे बाजू में या मेरे हाथ में दर्द है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को सही तरीके से खुद उसको नहीं बता पा रहे, तो वो आपकी प्रॉब्लम का कैसे इलाज करेगा। तो आपको पहले खुद अपनी प्रॉब्लम क्लियर होगी तो आप अपनी उस प्रॉब्लम को आगे डॉक्टर के आगे रखेंगे, तो फिर वो आगे उसके ऊपर जो होगा वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो इसलिए प्रॉब्लम को खुद को क्लियर होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अंडरस्टैंड द स्कोप, कॉन्टेक्स्ट एंड स्पेसिफिक चैलेंजेस ऑफ द प्रॉब्लम। जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें उसकी स्कोप, उसका कॉन्टेक्स्ट और उसके स्पेसिफिक चैलेंजेस को भी ज़हन में रखना होता है। मतलब ये प्रॉब्लम जो हम डिफाइन कर रहे हैं एक्चुअल में उसको सोल्व करने के हवाले से उसकी स्कोप क्या है, क्या उसकी कोई डिमांड भी है उस प्रॉब्लम की कि हम उसको ऐसे ही तो नहीं सोल्व कर रहे, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किन सिनेरियोज को देखते हुए उन प्रॉब्लम को हम लेकर चलेंगे और उसको सोल्व करने के दौरान हमें कौन से चैलेंजेस पेश आएंगे। तो 2-3 चीज़ें हमने अपने ज़हन में रखनी होती है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के हवाले से जब हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हों। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल की हम देख लें बात, तो इफ़ द प्रॉब्लम इज़ मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली द स्कोप में इंक्लूड प्रायोरिटाइजिंग टास्क, सेटिंग गोल्स एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, अगर हम किसी प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने क्या करना है कि एक टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। किसी भी टाइम को मैनेज करने के हवाले से हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई है, तो हमने इफेक्टिवली इस चीज़ को देखना है कि इसकी स्कोप क्या है और इसमें हमने किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज में रखना है। यानी कि प्रायोरिटी में जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं या हम कोई टाइम टेबल बना रहे होते हैं तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि प्रायोरिटी पे हमने किन किन चीज़ों को रखना होता है, ठीक है। इसमें हमने अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। अगर हमें प्रायोरिटी वाइज चीज़ों का पता होगा तो हम अच्छे तरीके से उसको डिफाइन करने में कामयाब हो जाएंगे, ताकि हम अपने गोल्स जिसको हमने सेट किया है उसको हम अचीव कर सके विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बगैर। आगे चलते हैं तो आइडेंटिफाई की कंपोनेंट। सेकंड स्टेप पे हमने क्या काम करना होता है, जैसा भी पहला स्टेप हमने देखा कि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। जब प्रॉब्लम अच्छे तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लें तो दूसरे नंबर पे हमने उसके की कंपोनेंट्स को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। लिस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स, वेरिएबल्स और फैक्टर्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो की फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो की हमारे पॉइंट्स होते हैं, हमने क्या करना होता है, उनको हाईलाइट करना होता है, ठीक है। तो ये सेकंड हमारा पॉइंट होता है कि उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अच्छे तरीके से अगर हम कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे तो आगे चल के वो हमारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हेल्प करेंगे। तो उन कंपोनेंट्स को, उनके वेरिएबल्स के फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर डायग्राम। ये जब कंपोनेंट्स हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर लें तो ये हमारे आगे चल के उस प्रॉब्लम की जब हम डायग्राम्स की शक्ल में उसको उतारेंगे तो उसको डिफाइन करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्योंकि हर कंपोनेंट को अच्छे तरीके से डिफाइन करना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इन कंपोनेंट्स का आपस में क्या होता है, रिलेशनशिप बनता है। तो इन कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हाईलाइट करना हमारे लिए क्या है, बड़ा ज़रूरी है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुड इंक्लूड टारगेट ऑडियंस, प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब देखें इसकी यहाँ पे हमने एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल ली है। वो क्या है कि फ़र्ज़ करें कि हम किसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को जो है वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। कोई मार्केटिंग के हवाले से किसी प्रोडक्ट को हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है उसकी हमने मार्केटिंग करनी है, उसको ऑडियंस तक हमने पहुंचाना है, उसकी अवेयरनेस देनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या कि उसमें अब कौन कौन से, सबसे पहला कंपोनेंट क्या हो सकता है, टारगेट ऑडियंस, कि एक्चुअल में हमारी ये प्रोडक्ट कौन सी ऑडियंस लेगी, तो हम उसको टारगेट करेंगे। हमारी टारगेटेड ऑडियंस हमें पहले से ही पता होनी चाहिए। नंबर 2 प्रोडक्ट, ठीक है, उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, हमारी इस प्रोडक्ट की खसूसियात क्या हैं, जिसकी बिना के ऊपर हम उन फीचर्स को अपनी ऑडियंस के सामने रखेंगे ताकि ऑडियंस उन फीचर्स की वजह से उसको परचेज करे। और प्राइस, उसकी कीमत क्या है, ठीक है। ये 2-3 हमारे इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, और हमने उसको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ पे किन किन जगहों पे वो हमारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी और वो प्रोडक्ट हमारी जो है वो आगे चलकर हम उसको स्ट्रेटजी उसकी ऐसी बनाएंगे कि वो प्रोडक्ट हमारी सेल हो सके। तो इस एग्जांपल में हम वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि कैसे हमने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअल में हम किसी प्रोडक्ट की क्या करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। ये हमारी क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। जब हम उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई उसको कर लेते हैं तो उसके बाद हमने इसके की कंपोनेंट्स को क्या करना है, हाईलाइट करना है। अब हमारे की कंपोनेंट इसमें हमने देखा टारगेट ऑडियंस है, उसके प्राइस है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे क्या की कंपोनेंट्स हो सकते हैं उसको डिफाइन करने के हवाले से। नेक्स्ट, जब हम ये काम कंप्लीट कर लें तो तीसरे नंबर पे हमारा होता है एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। थर्ड स्टेप हमारा जो है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहला स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन,
ठीक है। दूसरे नंबर पे हम सेकंड स्टेप हमने पढ़ा उसके की कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन है, और तीसरे नंबर पे हम जो अब स्टेप पढ़ने लगे हैं वो क्या है, उनके दरमियान में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, डिटरमिन हाउ कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, कि कैसे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ क्या है, इंटरेक्टेड है और कैसे वो कनेक्ट होगा। अब जितने भी हमने की कंपोनेंट्स को, जैसे हमने प्रीवियसली एग्जांपल मार्केटिंग की किसी प्रोडक्ट की देखी है, तो हम सारे कंपोनेंट्स को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अब हम ये देखेंगे कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या बनता है। तो इस स्टेप में हमने उनके रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। अंडरस्टैंड रिलेशनशिप इज वाइटल फॉर रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम स्ट्रक्चर, किसी प्रॉब्लम को के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए उनके की कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से हमें डिफाइन करना होता है। और यही जो रिलेशनशिप हम डिफाइन करते हैं ये वाज़ेह तौर पर हमें नजर आने चाहिए कहाँ पे, डायग्राम्स में, चाहे वो फ्लो चार्ट की शक्ल में हम डायग्राम बना रहे हैं, चाहे वो हम कॉन्सेप्ट मैप की शक्ल में कोई डायग्राम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंपोनेंट्स सच एज हाउ टारगेट ऑडियंस इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्ट फीचर्स। अब कहता है यहाँ पे उससे बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है जो हमने प्रीवियसली देखी कि किसी हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमने दो कंपोनेंट्स का आपस में रिलेशनशिप को चेक कर रहे हैं, कौन कौन सा, कि हमारी उस प्रोडक्ट को सेल करने के वाले से जो टारगेट ऑडियंस होगी उसका हमने कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ाना है प्रोडक्ट के फीचर को डिस्क्राइब करके। तो प्रोडक्ट फीचर का हम किसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, हमारे पास टारगेट ऑडियंस के साथ एक रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स के अच्छे तरीके से हम रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करेंगे अपनी डिफरेंट डायग्राम्स में, ताकि जो कंपोनेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जा सके। उसके बाद बिगिन डायग्राम क्रिएशन, जब ये पहले 3 स्टेप हम अच्छे तरीके से कर लें तो फिर हम उसकी डायग्राम को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इस फेज में हम डायग्राम को बनाना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट विद द सेंट्रल एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग द मेन प्रॉब्लम और इशू। जब हम किसी भी डायग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो उसमें सबसे पहला हमने काम क्या करना होता है कि अपने उस प्रोडक्ट को जो हम उसकी एग्जांपल ले रहे हैं तो उसके हम सेंट्रल पॉइंट जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मेन प्रॉब्लम और इश्यूज, जो हमारी इस प्रॉब्लम के मेन प्रॉब्लम और इश्यूज होते हैं उन सब के जो हमारे कंपोनेंट जिसको हमने डिफाइन किया है उन सब को हम एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। दिस सर्व्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिल्डिंग द डायग्राम स्ट्रक्चर। ये बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। सब की कंपोनेंट्स को इकट्ठा करना, ठीक है, और इकट्ठा करके फिर हम उसका आपस में क्या बनाते हैं, रिलेशनशिप। तो जहां पे हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं वो इकट्ठा करने वाला क्या होता है, हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। सेंट्रल एलिमेंट कुड बी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट फॉर ए टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमने इसकी सबसे पहली एग्जांपल को हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या कि अगर हम पहले वाली एग्जांपल को देखें, टाइम मैनेजमेंट वाली एग्जांपल को, तो उसमें इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो है, ये वाला जो हमारा पॉइंट है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट फॉर ए टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ये हमारा किसी इस प्रॉब्लम का एक सेंट्रल जो है वो एलिमेंट हो सकता है। यानी कि अगर हम किसी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए जिस कंपोनेंट से हमने इसका आगाज करना है वो क्या हो सकता है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट हमारा हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस स्टेप के बाद अगला स्टेप जो हमारा होता है, यूज सिंबल्स एंड शेप्स। जब उस प्रॉब्लम को पहले नंबर पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके कंपोनेंट्स को हमने हाईलाइट कर लिया, फिर उसके बाद हमने उनके रिलेशनशिप को जो है वो डिफाइन कर लिया, तो उसके बाद हमने जब उसकी क्रिएशन स्टार्ट की है तो क्रिएशन हम कैसे करेंगे उन सब कंपोनेंट्स की, उसके लिए हमें सिंबल्स यूज़ करने पड़ते हैं। चूज़ अप्रोप्रिएट सिंबल्स, शेप्स, लाइंस एंड कनेक्टर्स, ठीक है। अब किसी भी प्रॉब्लम्स को जब हमने उसकी शेप को ड्रा करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करने पड़ते हैं, सिंबल्स। उसके लिए हमें शेप्स यूज़ करनी पड़ती है, लाइंस की शक्ल में, या कनेक्टर्स हमें चाहिए होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये जो हम सिंबल्स होते हैं, अगर आपको याद हो हमने फ्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल्स देखे थे। जैसे अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि अगर हमने इनपुट या आउटपुट लेनी है तो हमने पैरेललोग्राम शेप का इस्तेमाल करना है, अगर हमने प्रोसेसिंग करनी है तो हमने रेक्टेंगल शेप का इस्तेमाल करना है, अगर हमने डिसीजन मेकिंग करनी है तो हमने जो है वो डायमंड शेप का इस्तेमाल करना है, और इनके दरमियान में हमने लाइन्स यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास क्या है, सिंबल हैं फ्लो चार्ट के। तो इस तरह ही अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में किसी प्रॉब्लम के कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम किसकी हेल्प लेते हैं, इन्हीं डिफरेंट सिंबल्स की और शेप्स की। विजुअल एलिमेंट्स हेल्प कन्वे मीनिंग एंड क्लैरिफाई स्ट्रक्चर, ठीक है। और विजुअली जब वो सारा हमारे कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं इन शेप्स और इन सिंबल्स की मदद से, तो फिर प्रॉपर तौर पर वाज़ेह तौर पर उनके स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लैरिफाई होता है हमें। अब इसकी एग्जांपल क्या, यूज रेक्टेंगल्स फॉर प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट, सर्कल्स ऑफ और फॉर की कॉन्सेप्ट्स इन अ माइंड मैप।
ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो अभी हमने देखे इसके डिफरेंट सिंबल्स कि फ्लो चार्ट में हम सर्कल्स का इस्तेमाल करते हैं, रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम माइंड मैप की बात करते हैं तो वहाँ पे सर्कल्स वगैरह हमारी हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जो डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम के स्नैप व्यू के अकॉर्डिंग हम अपने की कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के SLO की समझ लगी होगी। इस SLO के साथ हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी अटैच की है। मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इस एक्टिविटी को स्टूडेंट्स को क्लास में लाजमी परफॉर्म करवाएं, ठीक है। और इसके साथ हमने वर्कशीट को अटैच किया है। ये भी मेरी रिक्वेस्ट है टीचर से कि वो स्टूडेंट को एज ए होमवर्क के तौर पर दें कि उन्होंने आज के SLO से रिलेटेड क्या चीज़ लर्न की है। इसके साथ क्वेश्चन बैंक अटैच है। स्टूडेंट ये आपको SLO बेस्ड एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। इसको भी आप लाजमी तौर पर MCQs शॉर्ट और लॉन्ग को सोल्व कीजिएगा। और डिफरेंट रिसोर्सेज में जो हमारे साथ आपको चीज़ें अटैच मिलेगी, उसमें वर्कशीट है, उसमें स्किल शीट है, पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, लेसन प्लान है, क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह हर लेक्चर के साथ अटैच मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको आज की SLO की समझ लगी होगी। नेक्स्ट SLO के लिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।